नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारा मुद्दा है पुणे के उपचुनाव का। जी हाँ, पुणे में 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही भाजपा की सीट का उपचुनाव है। इसके लेकिन निर्विरोध चुनना चाहिए, ऐसा राज ठाकरे ने भी अनाउंस किया है। बाकी पार्टियां भी अभी से सहमत होती हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने भी इसमें कहा है कि ये जो दोनों सीट है निर्विरोध होना चाहिए, क्योंकि अंधेरी उपचुनाव भी निर्विरोध हुआ था। यही जो राज ठाकरे ने पहले उसको आह्वान किया था, बाद में सभी लोगों ने फॉलो किया। अब फिर से एक बार राज ठाकरे जी ने कहा है कि पुणे का भी चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि क्या ये उपचुनाव निर्विरोध होना चाहिए। सर, आप क्या मानते हैं इसको? सर, कोई भी चुनाव निर्विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी चुनाव होता है, चुनाव होता है, और चुनाव होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। निर्विरोध करने से बहुत सारी बातें छुप जाती हैं और बहुत सारा नुकसान होता है जी सर। मैं पिछले 35-40 साल से चुनाव का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मैंने जिन लोगों का चुनाव के संबंध में काम किया है, मेरा ऐसा लौकिक है, मैंने जिसका भी काम किया वो कभी हारा नहीं। क्या बात है? कभी हारा नहीं। एक भी आप दिखा दो कि इसका काम किया मैंने और वो चुनाव हार गया, नगर सेवक का हो, आमदार की का हो, ये तुम्हारा खासदार की का हो, लोकसभा का, मैंने हमेशा चुनाव जीते हैं। और चुनाव के लिए जितना भी जो भी करना पड़ता है, नैतिक अनैतिक, कायदेशीर बेकायदेशीर, लीगल इलीगल, मॉरल इमॉरल, जो भी होता है जी। सर, मैं जब चुनाव करता हूँ तो इस भूमिका में रहता हूँ कि चुनाव में कोई नैतिक अनैतिक कुछ नहीं रहता है जी। चुनाव जीतना, जो चुनाव जीतता है उसकी नैतिकता के बारे में कोई बोलता नहीं है, उसकी कायदेशीर है कि नहीं, वो कोर्ट में कभी गया मैटर तो नहीं, तो वो जनरली जाति के बारे में जाता है, दूसरा नहीं जाता है, खर्चे के बारे में नहीं जाता है। तो मैं आपको मित्रों बता दूं कि जब चुनाव होता है, वो अगर नगर सेवक, सर मैं 1970 से चुनाव में हूँ। क्या बात है? मतलब सभी पार्टियों, मतलब किसी एक पार्टी का नहीं? हाँ, नहीं, मैं इंडिविजुअल काम लेता हूँ। मैं पार्टी का अच्छी बात है। पार्टी का काम कभी नहीं लेता हूँ। इतना ही करता हूँ कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 उम्मीदवारों का ले लेता हूँ। मतलब आपस में लड़ा देती? नहीं करता हूँ। वो नहीं करता हूँ। पार्टी का लेता हूँ अलग अलग, मगर मैं पार्टी का नहीं लेता हूँ, इंडिविजुअल का लेता हूँ। सर 70 और 80 के दशक में जी। मेरा बजट जो होता था, मेरा क्लाइंट होता था, उसको मैं बोलता था कि नगर सेवक पद के लिए 50 लाख से 1 करोड़। उस समय इतना? 70 और 80 के बीच की बात बोल रहा हूँ, बोलता हूँ ना मैं आपको। 70 और 80 के समय बोलता था 50 लाख से 1 करोड़ नगर सेवक, 1 करोड़ से 5 करोड़ आमदार की, और 10 करोड़ से 25 करोड़ खासदार की। ये 80 और 90 के बीच का बजट था। अभी 2000 के बाद ये बजट अलग हो गया है सर। थाना में जी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, थाना में आज की तारीख में 1 से 5 करोड़ नगर सेवक के लिए खर्चा होता है। जो उस समय लोकसभा का होता था, अभी नगर सेवक पे आ गए। और विधानसभा के लिए 10 से 25 करोड़ होता है। क्या बात? खर्चा। और सभी करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम कानून के हिसाब से, मगर बहुत सारे करते हैं। और लोकसभा का सर 25 से 75 करोड़ हो गया, कभी कभी 100 करोड़ तक जाता है। ये सब बजट मैंने देखे, हैंडल किए हैं, और लोगों में, कार्यकर्ताओं में, मीडिया में, पत्रकारों को पैसे बांटे हैं मैंने। तो इसमें से ब्लैक मनी होते हैं सर कि वाइट भी होते हैं? सर 60-65 लाख की मर्यादा है आपको ऑफिशियली जी। हाँ, और नीचे तो उतनी भी नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खर्चा हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि इसमें ब्लैक कितना हो गया। 99% ब्लैक ही है। ब्लैक ही है, वो ब्लैक कमाते हैं और ब्लैक खर्चा करते हैं। तो सर इतना खर्चा उसमें होता है। अब देखो, मैं हमेशा सोचता हूँ, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि ये बड़े बड़े क्लाइंट जो होते हैं वो इतना खर्चा करते हैं, तो मैं बोला हूँ ये हरामखोर लोगों का पैसा जाना चाहिए पब्लिक तक। हो ऐसा अनाप शनाप कमाते हैं, अनाप शनाप। जब वो सर चुन के आता है तो 5 साल अपने मतदार को देखता भी नहीं है, पहचानता नहीं है उसको, सिर्फ कमाने का। ये हरामखोर लोगों का पैसा निकलेगा कब? हम अगर निर्विरोध चुनाव करने गए के पीछे, तो कल बोलेंगे कि भी जहाँ पे आदमी स्ट्रांग है वहाँ भी निर्विरोध करो, मरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जिंदा आदमियों को भी निर्विरोध करो, बड़ा आदमी है, पॉपुलर आदमी है, करो नहीं। तो भाई इसमें आम मतदाता को सर अभी आज की तारीख में नगर सेवक पद के लिए अभी जो चुनाव होंगे जी सर 5,000 का रेट रहेगा।
एक मत के लिए, तो घर में सर 5-6 आदमी हैं तो ऐसे ही 25-30 हज़ार आ जाता है। तो उसके घर में फ्रिज आ सकता है, उसका कोई घर का रिनोवेशन है वो कर सकता है। सर सोसाइटी वालों को उनको रास्ता बना के मिलता है, ऑफिस बना के मिलता है, ऑफिस का फर्नीचर आता है, बच्चों के खिलौने आते हैं, नगर सेवक लेवल पे पैसा आ जाता है, सोसाइटीज़ को पैसा दिया जाता है। सोसाइटी वाले भी बिंदास लेते हैं, बोलते खाते हैं ना साले, कभी तो खर्चा करने दो। फिर आमदार का भी ऐसा ही है, बहुत सारे मतलब 228 से 88 है अभी आमदार, और 48 ये है। तो 48 खासदारों में से मुश्किल से 8-10 खासदार ऐसे होंगे जो इतना पैसा खर्च नहीं करते, और आमदार 288 है, उसमें 20-25 ऐसे रहेंगे जो इतना खर्चा नहीं करते, बाकी तो कम ज़्यादा करते ही करोड़ों में। सर ये पैसा आम आदमी के पास जाने का यही एक रास्ता है। लेकिन सर जितना खर्चा करेंगे उसका डबल तो निकालेंगे भाई, आम आदमी से निकालेंगे। डबल नहीं निकालते, आप गलत फहमी में 10 गुना 100 गुना निकालते, तो वो भी आम पब्लिक से निकालते हैं सर ना। सो वो तो निकालने वाले हैं हरामखोर। नहीं खर्चा करेंगे तो भी निकालेंगे, नहीं खर्चा करेंगे, निर्विरोध चुन के आएंगे तो भी पैसा निकालेंगे, पब्लिक की लूट कायम रहेगी जी। 1 रुपये का सामान 10 रुपये लगाएंगे। वो तो अभी कोरोना में देख रहे हैं ना कि फैन का जितना भाड़ा है उसमें फैन आता है, एक दिन का भाड़ा पूरा फैन आ जाता है। एक फैन की कीमत मतलब ज़्यादा 2000 होगा। वो जो कर रहे हैं वो सर वो पैसा खाने वाले ही है। आप पैसा लो नहीं लो, पैसा खाने वाले हो। तो ऐसा होता है कि उनको आम आदमी को पैसा, इनका ये हरामखोर लोगों का लूटा हुआ पैसा, मैं तो रॉबिन हुड की भूमिका में रहता हूँ, वही इससे लूटो इनको बांटो, लूटो और बांटो की मेरी नीति होती है। मैं जितना खर्चा वो कर सकता है उतना खर्चा उससे करवाता हूँ। और ये मैं खुला बोल रहा हूँ, मेरे क्लाइंट भी सुन रहे हैं, मेरे को कोई लज्जा नहीं उसमें। तुमने कमाया ना, अभी खर्चा करो, यही समय है लोगों को पैसा देने का और मिलने का। बिल्कुल सर दूसरी बात ये है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं सर, ये कार्यकर्ताओं को एक तो चुतिया समझते हैं, दूसरी बात है उनका कोई काम नहीं करते, अपने ही रिश्तेदारों को ठेकेदारी देंगे, दलाली देंगे। कॉन्ट्रैक्ट सर किसके पास जाते हैं? सब महापालिका के जाते हैं, आमदार निधि के जाते हैं, खासदार निधि के जाते हैं, अपने जो 4-5-10 पिछले लोग होंगे उनके पास जाते हैं जी। आम आदमी को कुछ मिलता है क्या उससे? आम कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है क्या सर? 100 कॉन्ट्रैक्टर में जो उनके हैं मिलेगा नहीं ना उसको। तो टेंडर में ये पैसा खाते हैं, क्योंकि टेंडर देने वाला, टेंडर निकालने वाला सब जुड़े हुए हैं। और 80 के ज़माने में थोड़ा भी था कि कार्यकर्ताओं को कम से कम इलेक्शन के समय पैसा मिलता था। अभी उस समय ये भी था, लेडीज़ बार बहुत चलते थे। मैंने खुद लेडीज़ बार के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर कम से कम कुछ करोड़ खर्चे किए हैं उम्मीदवारों के ओर से। सर रात को 10 बजे से लेडीज़ बार बुक रहता था हमारा, और उसमें हमारा कूपन लेके जो भी आएगा उसको नाच गाना दारू खाना फ्री रहता है। रोज़ का 2-5 हज़ार रुपये एक कार्यकर्ता के ऊपर होता था। सर उनमें से 90% यही थे। ये वड़ा पाव वाले कार्यकर्ता सिर्फ शिवसेना के पास थोड़े थे, बाकी उनमें भी बाद में जैसे उनके नगर सेवक बिगड़ गए, आमदार बिगड़ गए, उन्होंने पैसा खाना अनाप शनाप शुरू किया, कार्यकर्ताओं में नजरे में आना वो भी मांगने लगे। वो वड़ा पाव पे संतुष्ट होने नहीं लगे, वो बोले रात को हमको बिरयानी चाहिए, रात को हमको लेडीज़ बार में जाना है। अभी लेडीज़ बार बन गए, उसका सबसे नुकसान कार्यकर्ताओं का हुआ। उनको जो जाना था, अभी जाते हैं होटल में खाते हैं वो बात अलग है, और वो जो आसान दिन भर काम करके श्रम परिवार के लिए, सर मैंने खुद दिए हैं। और कितने सर थाना में तो लेडीज़ बार उस समय 70-80 थे, बम्बई में कम से कम 2-5 हज़ार थे। सर हमारा टाइप रहता था कि भाई हमारा ये कूपन लेके आएगा, उसको रात भर खाना पीना नाचना और उड़ाने के लिए भी पैसे देते थे। सर ये मैं बोल रहा हूँ मित्रों, मैं विभीषण हूँ, याद रखो। रावण की लंका का मैं विभीषण हूँ, मैं ही बोल सकता हूँ। ये दूसरे के किसी के इसमें फुले में दम नहीं है कि ये बताए कि मैंने खुद किया है। और दूसरे के सब लोग बोलेंगे तेरे को क्या मालूम, तेरे को कैसे मालूम, मैंने किया है। आपने पूरा, आप क्या बोलेंगे, पूरा मैनेज किया है। और कितने बड़े बड़े लोगों का काम किया है सर, मैंने जितने बड़े लोगों का काम किया उतना तो किसी ने किया ही नहीं है। 25-50 करोड़ कुछ होते नहीं है जी, ऐसे खर्च होता है। सर कार्यकर्ता को खाली पैसा मिलता है, बल मिलता है, ऐसा नहीं सर। इलेक्शन की वजह से कार्यकर्ता में चेतना भी आती है जी, एक यूनिटी भी होती है, एक सॉलिडरिटी होती है और ब्रदरहुड आती है। 5 साल का इंतजार करता है ना वो सर, इलेक्शन होने का इंतजार करता है वो। हाँ नहीं, वो उसको टिकट नहीं मिलता है सर। टिकट के लिए वो डिजायर कर रहे हैं, उसको टिकट नहीं मिलता, पाने के लिए खर्चा पाने के लिए इंतजार करता है सर। वो उसके बारे में हम बोलेंगे कभी, मगर उसको सर कैसे है ना कि एक ब्रदरहुड पैदा होती है। भाई तू बीजेपी का कार्यकर्ता है, तू कांग्रेस का है, तू राष्ट्रवादी का, तू है, अकेले काम करते रहते हैं अपने हिसाब से अपने एरिया में। अपने एरिया के दादा होते ही है वो,
वो भी कोई कम पुण्यात्मा नहीं है, जी। वो भी धर्मात्मा नहीं है, मगर वो रेडी पे सर एक दूसरे का परिचय तक नहीं होता है उनको कि ये एरिया में ये है, ये एरिया में ये। इलेक्शन के दौर पे सब मिलके काम करते हैं तो एक यूनिटी बनती है, एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट होता है जी। वो भी मतलब पॉजिटिव साइड बोल रहा हूँ मैं अभी। दूसरे ऐसे है कि कार्यक्रम कहाँ किसी कौन सी पार्टी दिखाऊं मुझे एक जिसके पास कोई डे टू डे कार्यक्रम, मन टू मन कार्यक्रम है। राहुल गांधी आएगा 10 साल में एक बार तो उसके यहाँ गर्दी करना, भीड़ करना, ख़त्म मामला। कोई पार्टी की बड़ी रैली होगी, मोदी साहब आएंगे तो रैली में भीड़ करना, बसों में, वो भी रेडीमेड बसें। पहले लोग अपने पैसे से जाते थे, अभी बस भी चाहिए और भी एयर कंडीशन चाहिए। अभी बोलते वो फालतू बस नहीं चलेगी एसटी की, हमको एयर कंडीशन बस चाहिए। वो भी जाने आने के लिए खाना पीने का पार्सल होना चाहिए, चपटी होनी चाहिए। ये सब अभी ये रैलीज होती है ना, वो भी उसमें रैली में भी 50-100 करोड़ जाता है नेताओं का, एक रैली में। बड़ी बड़ी रैली होती है तो कार्यकर्ताओं का एक पार्टी संगठन करके भी बल मिलता है, ये है सबसे बड़ी बात। सर मैं अभी लास्ट में कहूँगा क्योंकि आपने जो मिनट मुझे दिए है वो आजकल बहुत कम है, कि अगर ये चुनाव नहीं होते कस्बा में और चिंचवड़ में, सर याद रखो कि ये शिंदे और फडणवीस सरकार को पता ही नहीं चलता कि उनके खिलाफ कितना असंतोष है। असंतोष है। सर पूना के ब्राह्मण है ना, वो परशुराम जैसे शराब देने के लिए अभी बैठे हैं कि एक ही मुक्ता टिळक थी, उसके हस्बैंड को अपने शैलेश टिळक को टिकट नहीं दिया है। ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मणों ने, आरएसएस वालों ने ये तुम्हारे बीजेपी को जन्म दिया, बड़ा किया, बाद में तुम मराठा और ओबीसी से जुड़ गए। एक गिरीश बापट खासदार, उसको भी अभी टिकट नहीं देंगे। अभी वो तो बेचारा शायद उस समय तक निवृत्त ही हो जाएगा, तो बहुत बीमार है, एकदम बीमार है, और वो निवृत्त ही हो जाएगा। मगर दूसरा भी टिकट है ना, किसी और जाति के लोगों, ब्राह्मण को नहीं देंगे, ये नहीं देते। मतलब ब्राह्मण को कट कर रहे एकदम से। सर उनको शर्म आती है ब्राह्मण लोगों की मदद लेने और मदद करने में, नहीं करते वो। परसों मैं बोला ना कि अभी सबसे ज़्यादा अगर उनकी किसी से लज्जा आती है उनको तो ब्राह्मणों से आती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों का लिए कुछ कर रहा हूँ। है कौन ब्राह्मण? अभी आरएसएस ने भी नया लाइन लिया है, वो देख रहे हैं हम लोग रोज। हाँ, तो एक ब्राह्मण द्वेष जो था ना, पहले वो बहुजन समाज के कुछ नेता करते थे, अल्पसंख्यक समाज के। सर अभी ऐसा हो गया कि जो ब्राह्मणों की पार्टी, शेठजी भटजी की पार्टी करके जो पार्टी जानी जाती थी बीजेपी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का द्वेष हो रहा है। भाई फडणवीस को हटा भी रहे इसलिए क्यों ब्राह्मण है, फडणवीस ब्राह्मणों को खड़ा नहीं करता है। हाँ ऐसी बात नहीं, कितने ब्राह्मण संस्था के लोग मुझे बोले हैं कि ये खड़ा भी नहीं करता है, बोलता है मेरे को ठपका लगेगा, मेरे ऊपर थप्पा लगेगा कि मैं ब्राह्मणों के साइड लेता हूँ। हाँ। वो खड़ा नहीं करता है, उसको भी ऊपर वाले अभी सिखा रहे सबक, उप मुख्यमंत्री बना दिया, उनको मराठा मुख्यमंत्री चाहिए। अभी अगले इलेक्शन के चुनाव में भी उनको फेस मराठा चाहिए, इसलिए विखे पाटिल को भी आगे ढकेल रहे। अगर एकनाथ शिंदे का नहीं हुआ तो राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा है ना, उसको आगे ढकेल रहे ऑलरेडी। क्या बात। हाँ, नया चेहरा भी दिख सकता है फडणवीस के पर्याय में उसको, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण है। मतलब ये देखो कैसा हो गया कि ब्राह्मणों से वो दूर रहा इसके लिए कि ब्राह्मण करके कोई उसको ठप्पा ना मारे, और उसका ठप्पा नहीं पूछ गया, मतलब सफा नहीं हुआ उसको वही। तो सर शिंदे और फडणवीस सरकार का उन्होंने अंधेरी का अवॉइड किया। अंधेरी में सर मैं लिख के देता हूँ, हार जाते थे शिंदे फडणवीस, हार जाते थे। उनको मालूम हो गया कि ये एक तो सिंपैथी है, वो अच्छा आदमी था, रमेश लड़के के अच्छा आदमी था, उसकी बीवी एक विक्टिम के तौर पे पेश की गई थी, तो हारते थे। अपनी इज्जत बचाने और आगामी बीएमसी चुनाव में एक्सपोज न हो करके उन्होंने बताया। अभी ये जगह ये बोल रहे हैं कि मत करो, निर्विरोध करो। भाई तुम्हारी परीक्षा कब होगी? हाँ, तुम्हारी भी परीक्षा होने दो ना, जाओ सामने लोगों के। 6 महीना में एक भी चुनाव का फेस नहीं किए, जिला परिषद पंचायत चुनाव तो नहीं वो तो अलग होता है, वो अलग होता है। नहीं फेस करो ना भाई, कस्बा जैसे मिडिल क्लास के इसमें तुम्हारी क्या औकात अभी बाकी है वो दिखा दो दुनिया को, दोनों तरफ से। बिल्कुल, या तो वीक हो तो वीकनेस एक्सपोज हो जाए, और स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग है, बता दो लोगों को कि भाई कस्बा में हम चुनाव जीत के आए। एक मर्दुमगी दिखाओ, भाग क्या रहे हो चुनाव से, मत भागो। बिल्कुल सही बात है। लोगों का सही आकलन जो तुम्हारे बारे में वो आना दो लोगों के सामने। चिंचवड़ में आने दो ना, बहुजन समाज है वहाँ पे डोमिनेंट, वो क्या सोचता है आपके बारे में, आने दो भाई, खुद की परीक्षा करो। बिल्कुल। हाँ,
चुनाव नहीं करने का, चुनाव नहीं करने का। सेमीफाइनल मैच खेलो तभी फाइनल खेलने को मजा आएगा। चुनाव नहीं करने का क्यों? तुम्हारा पैसा बचाने का है और सहानुभूति इतनी है तो मुक्ता टिळक के हस्बैंड को क्यों नहीं टिकट दिया? कि तुमको निर्विरोध चुनाव भी चाहिए और उसके हस्बैंड को टिकट भी नहीं देंगे? हाँ, क्या क्या पॉलिसी क्या है आपकी भाई? करना में चुनाव देते, टिकट देते तो कम से कम बोल सकते थे कि भाई हमने अपने उसके हस्बैंड को टिकट दिया है तो सिंपैथी। भाई तुम नहीं सिंपैथी दिखा रहे हो और दुनिया को बोल रहे हो सिंपैथी दिखाओ। हाय इनका परीक्षा होना चाहिए। और कस्बा और चिंचवड़ कस्बा में उनके जीतने के आसार अच्छे। सर चिंचवड़ में ऐसी मार देंगे ना अजीत दादा, इनको लिख के रखो, तब वो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, उसकी ज़रूरत है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे पुणे के उपचुनाव, जो बीजेपी के दोनों कैंडिडेट जो है किसी वजह मतलब एक्सपायर हो गए, उनके एक तो उनके आत्मा को शांति मिले और अब चुनाव में देखते हैं अभी निर्विरोध चुनाव की मतदाता के भी आत्मा को शांति मिले। और आप क्या मानते हैं इस विषय पर? आपका भी कुछ दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, कुछ जवाब भी उठ रहे होंगे, तो इसके कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।